हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लास ऑफ बायोपांडा 2.0। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एंड टुडेस टॉपिक इज जेनेटिक्स ऑफ क्लास 12। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर वाइज PYQs एंड डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं एंड कुछ ट्रिक्स भी सीख रहे हैं ताकि हमारी नीट के एग्जाम में गलती ना हो। सो दीज वीडियो विल बी बूस्टर फॉर योर नीट प्रिपरेशन, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। अब एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको ये बता दिया जाए कि आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज ऑफ PYQs इन आवर प्लेलिस्ट ये सारे क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। So do watch every video till end and check our previous videos as well. So our first question is complete the flowchart on central dogma. अब central dogma क्या होता है? Central dogma एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बताता है कि कैसे हमारे सेल में फंक्शनिंग होती है। तो अब होता क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से DNA बैठा है। DNA क्या है? बॉस। DNA इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा और प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ होनी है? प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या के पास क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, बट मैसेज तो DNA से आएगा ना, कि मैसेज तो DNA के पास है, कोड्स तो DNA के पास है जो आएंगे जिसको रीड करके प्रोटीन बनाने। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? मैसेंजर RNA। वो मैसेंजर RNA क्या करेगा? इस DNA से लेके जाएगा इंफॉर्मेशन और देगा राइबोसोम को। तो जो प्रोसेस होता है इनके बनने का उसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अब DNA से अगर DNA बने उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। DNA से अगर मैसेंजर RNA बने उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन आती है इन दो वर्ड में, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एक चीज सिंपल सी बताओ, अगर मैं बोलूं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है लैंग्वेज, तो तुम क्या वर्ड यूज करोगे? ट्रांसलेट करो। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो। कभी इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो? नहीं ना। तो ट्रांसलेशन दो डिफरेंट लैंग्वेज में हुआ, वैसे ही ट्रांसलेशन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा। मैसेंजर RNA एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन एक अलग बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड से बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन बनाना उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। जैसे हिंदी टू इंग्लिश किया, दो डिफरेंट लैंग्वेज में किया। ठीक है। तो दो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल में किया। अब ये वर्ड कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होगा किसका? DNA से मैसेंजर RNA बनना। अब एक और होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA बनाता है DNA, बट उसके लिए एक एंजाइम चाहिए एंड दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन, जब DNA रेप्लिकेट हो रहा है तो वो कौन सी फेज में होता है? कमेंट कीजिए। एंड जब DNA रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसके साथ एक और सेल ऑर्गेनेली रेप्लिकेट करती है, उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एंड अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहे तो प्लीज डू चेक आवर सेल बायोलॉजी की PYQs वाली वीडियो। तो इसका आंसर सिंपल था। अब एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है या पूछा जा सकता है वो है सेंट्रल डॉग्मा किसने प्रपोज किया? तो उसका नेम है साइंटिस्ट का फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा के C से हम फ्रांसिस क्रिक के C को याद रखेंगे और हम जल्दी से मैच कर लेंगे जब हमें आएगा ये क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। C is translation and D is protein। सेकेंड, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10th में जब हमने जेनेटिक्स पढ़ी थी तभी समझ आ गया था। हम जो बॉक्स बनाते थे जहाँ पे हम जाइगोट रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स इन F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम, उसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट NCERT में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि पुनेट स्क्वायर क्या है। और ये बॉक्स जो हम बनाते हैं जहाँ पे हमने ये गैमीट्स लिखे हुए, ये गैमीट्स है और उसके जाइगोट लिखे, उसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन पूछे जाता है और इसका कंसेप्ट समझिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड। अब
मैं हूं और आप हो, हम दोनों के डीएनए सेम है कि डिफरेंट है? तो हम दोनों का कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है एंड कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए डिफरेंट। ठीक है, अब जो कुछ अमाउंट का डीएनए सेम है वो कौन सा होगा? कोडिंग वाला। तो कोडिंग डीएनए सेम है, फॉर एग्जांपल ये कोडिंग डीएनए ये सेम है। अब ये कोडिंग डीएनए क्यों सेम हो रहा है मेरा भी और आपका भी? क्योंकि इस कोडिंग डीएनए ने प्रोटीन्स बनाने, ठीक है, इसने बनाना है इंसुलिन। तो क्या मेरा इंसुलिन डिफरेंट होगा? तुम्हारा इंसुलिन डिफरेंट होगा? नहीं, वी विल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ इंसुलिन, ग्लाइकोगोन। हर एक प्रोटीन, हर एक एंजाइम एक बनाना है तो वो हर एक ह्यूमन का डीएनए सेम होता है 99.9%। वो किसकी वजह से? कोडिंग डीएनए की वजह से। बचा कौन सा वाला डीएनए जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमारे में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और उसे हम कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, अब ये जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है ना, ये कैसे प्रेजेंट है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, तो ये नॉन कोडिंग डीएनए ही हमारा रेपिटेटिव डीएनए है जो दो बंदों में डिफरेंस बताता है। अब रेपिटेटिव डीएनए जितनी बार भी प्रेजेंट हो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल रेपिटेटिव डीएनए के कोड है ABC, तो मेरे में अगर ये ABC 3 बार रिपीट हो, ABC, आपके में अगर ये ABC 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो विल इट मेक अ डिफरेंस? कि कोई प्रोटीन तो बनानी नहीं है इसने, तो क्या फर्क पड़ता है जितनी बार भी रिपीट हो? ठीक है, बट इससे हम में डिफरेंस आता है। तो वो कौन सा डीएनए है जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? दैट इज रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर इन डिटेल। इसकी डायरेक्ट लाइन भी एनसीईआरटी में दी हुई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस, उसे हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, अब और ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको डिटेल में समझा रही हूँ। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने एक डीएनए लिया, उस डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? किसी को हाई स्पीड में रोटेट करना। जब हम किसी को हाई स्पीड में रोटेट करते हैं तो क्या होता है? हैवी वाला पार्ट नीचे रह जाएगा और लाइट वाला ऊपर। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की ना, तो हमें एक ग्राफ ऑब्टेन किया जिसमें से 2 पीक थी, एक थी मेजर पीक, एक थी माइनर। तो अभी हम पढ़ के आए ना कि हमारे में डीएनए में 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉन कोडिंग, एक कोडिंग। कोडिंग तो सबका सेम है, मेरा भी सेम है, आपका भी सेम है, सेम टाइप के प्रोटीन बनाता है, तो वो होता है बल्क जीनोम। ठीक है, बल्क डीएनए वो सबका सेम है। और जो माइनर वाला पीक था वो था रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, तो ये स्मॉल पीक किसने दिखाया? रेपिटेटिव डीएनए का था, और बल्क डीएनए किसका था? वो था कोडिंग वाला डीएनए। और ये रेपिटेटिव डीएनए जितनी मर्जी रिपीट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने कोई प्रोटीन थोड़ी ना कोड करना है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई कुछ प्रोटीन कोड करेगा। ठीक है, अब यही रेपिटेटिव डीएनए को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, अब ये सैटेलाइट डीएनए को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब ये सैटेलाइट डीएनए कंफ्यूज नहीं होना, ये यही वाला डीएनए, नॉन कोडिंग वाला डीएनए। बट अब ये सैटेलाइट डीएनए किस टाइप का है, कितने रिपीट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। अब ये डिफरेंस क्यों किया हमने कि क्यों 2 टाइप्स के होते हैं? पहला बेस कॉम्पोजिशन। ठीक है, बेस कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड है A, T, A, T, A, T, और ये एक पर्सन है, इसमें न्यूक्लियोटाइड है C, G, C, C, G, C। ठीक है, तो इसमें 2 का रिपीट्स है, और कितने रिपीट है? 1, 2 and 3। इसमें 3 के रिपीट्स हैं, कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है कि इसमें इस पर्सन के इस क्रोमोसोम में हम देखें तो 80 ज्यादा है, इस क्रोमोसोम में हम देखें तो GC ज्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है कि कितने बेस कॉम्पोजिशन है। अब यही और टाइम रिपीट कर सकता है, 5 टाइम भी रिपीट कर सकता है, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ छोटी रह जाएगी। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस कैसे पता चलता है कि लेंथ कितनी है? ठीक है, कितनी बार, अगर ये
10 टाइम्स रिपीट कर जाए यही कोड CGC, तो ये DNA और लंबा हो जाएगा, ठीक है। और कितनी बार, अब ये 80 कितनी बार रिपीटेटिव यूनिट्स कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ, रिपीटेटिव यूनिट्स, हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं 2 में, माइक्रो एंड मिनी। अब माइक्रो और मिनी में थोड़ा सा और चीज समझनी है। माइक्रो क्या होता है, छोटू, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो छोटी छोटी चीजें देखते हैं जो हम देख नहीं सकते। तो माइक्रो DNA में जो हम रिपीट्स देखेंगे, ठीक है, जो वो होंगी छोटी, जैसे 2 to 6 बेस पेयर। इस इमेज को देखिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, ठीक है। तो जहाँ पे एक इंडिविजुअल में यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, और दूसरे इंडिविजुअल में यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम में, तो दैट मीन सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। तो ये जो DNA में डिफरेंस आता है ना, उसे ही हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इस इंडिविजुअल का इससे डिफर कर रहा है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफर कर रहा है तो उसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे इंडिविजुअल 3 को देखते हैं, इसके DNA में 3 बेस पेयर के कोड्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक रिपीटिंग यूनिट होगी, ये दूसरी रिपीटिंग यूनिट होगी, ये तीसरी रिपीटिंग यूनिट होगी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं लाएगा क्योंकि ये तो कोड ही नहीं कर रहा, बस ये रिपीट हो जा रहा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 बेस पेयर, यहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर में डिफरेंस था। तो जब एक बेस पेयर में डिफरेंस हो उसे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक से ज्यादा में हो, 2 to 6 बेस पेयर में डिफरेंस हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम इवन कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। अब बचा हमारा मिनी सैटेलाइट। अब मिनी सैटेलाइट में 6 से ज्यादा बेस पेयर का रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे ये CAG 3 बेस पेयर का था ना, एक रिपीटिंग यूनिट, उसमें एक रिपीटिंग यूनिट ही कितने का होगा, 6 7 या 8 या 9 या 10, ठीक है। तो मिनी सैटेलाइट को हम कहते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, क्योंकि उसमें जो ये यूनिट है, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, इनमें सारों में 10 बेस पेयर हो सकते हैं या 100 बेस पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 6 बेस पेयर से ज्यादा बेस पेयर होना वो आ जाता है मिनी सैटेलाइट। और माइक्रो सैटेलाइट में क्या आएगा, वो यूनिट्स जिसमें बेस पेयर सिर्फ 2 से 6 होंगे, जैसे पीछे हमने देखा, ठीक है। अब एक और चीज, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं छोटी छोटी चीजें, तो हम ये याद रखेंगे इसमें सिर्फ 2 से 6 बेस पेयर यूज करने, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोड ज्यादा होते हैं ना, हमने 3 चीजें देखी, एक कि कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, तो डिफरेंस पता चला हमें मिनी और माइक्रो का, इसमें 2 से 6 हैं, उसमें 10 से लेके 10,000 तक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मिनी सैटेलाइट है। अब दूसरा हमने एक चीज बोली थी कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये लार्ज वाले रिपीट यूनिट्स ऊपर वाली फिगर में सिर्फ 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं, और ये शॉर्ट टेंडम रिपीट्स यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 8 टाइम्स। तो ये भी डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये 20 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज थी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये यूनिट। अब तीसरी चीज की थी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये 3 बेसिस पे हमने इनको डिस्क्राइब किया था। और एक और चीज जो मिस हो गई, दैट इज कौन से वाले बेस पेयर। जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो के पास ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एडेनिन एंड थाइमिन, और जो मिनी सैटेलाइट है उसके पास जो रिपीटिंग बेस पेयर होते हैं वो ग्वानिन एंड साइटोसिन। सो ये पॉइंट एक ऐड ऑन कर लेना। अब इसके लिए एक ट्रिक याद कर लें, एट माइक्रोस्कोप, हम एक माइक्रोस्कोप में कुछ देख रहे हैं, हमें मिले कितने, 2 से 6 बेस पेयर, ठीक है। माइक्रोस्कोप में हमें एट माइक्रोस्कोप हमें मिले 2 से 6 बेस पेयर। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 से 6 बेस पेयर दिखे हमें कहाँ पे, एट माइक्रोस्कोप। और एट क्या, एडेनिन एंड थाइमिन। अब VNTR क्या है, ऐसे जिनके पास
ज़्यादा बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट होंगी। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट होगी वो होगी GC ठीक है। तो ऐसे ये कितनी बार रिपीट करेगा, फिर ये डिट्टो एग्जैक्टली CGACGT ठीक है, ये रिपीटेडली ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये डिट्टो चीज रिपीट होती जाएगी, इसे कहते हैं VNTR रिपीट्स। और DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, जब DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ठीक है, तो उसमें जो हम यूज करते हैं वो उस टाइम हम यूज करते हैं VNTR। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जब बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हमने डील किए, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया था पहले ही कि वो कौन सा DNA था जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, दैट इज रेपिटेटिव DNA। सिंगल न्यूक्लियोटाइड तो मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि थायमीन, एडेनिन ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। पॉलीमॉर्फिक DNA मतलब कि डिफरेंस इन DNA ठीक है। अब वो डिफरेंस इन DNA क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव DNA। एंड सैटेलाइट DNA क्या होता है, रेपिटेटिव DNA का ही टाइप होता है, एंड दैट सैटेलाइट DNA कैन बी ऑफ 2 टाइप। और उसको स्पेसिफाई, रेपिटेटिव DNA को और स्पेसिफाई करना हो तो वो फर्दर सैटेलाइट DNA होता है ठीक है। तो इसका आंसर इज रेपिटेटिव DNA। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सारी स्टेटमेंट रीड करनी ठीक है, और उसमें से रॉन्ग फाइंड आउट करना है कि क्या गलत बोल रहे हैं। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर। जब भी ट्रांसक्रिप्शन करनी है ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA से RNA बनाना है। तो जब हमने DNA से RNA बनाना है तो हमें एक चीज याद रखनी है कि DNA से जब RNA बनाते हैं तो RNA पॉलीमरेज जाके वहां पे अटैच होता है, उसको ओपन करता है और उससे RNA बनाएगा ठीक है। तो ये RNA पॉलीमरेज ना बाइंड करता है किसी फैक्टर से ठीक है। अब वो फैक्टर जो है वो 2 फैक्टर है, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर। अब NCERT यूज करते हैं इस कंसेप्ट को सीखने के लिए। ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है जिससे डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। ये RNA पॉलीमरेज ये प्रोमोटर रीजन पे अटैच हो गया ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं जब वो प्रोमोटर में अटैच हुआ इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग के टाइम, तो कौन सा वाला फैक्टर काम किया, सिग्मा फैक्टर। और जब वो एंड में जब उसने ट्रांसक्रिप्शन कर ली, RNA बना लिया, तो वो टर्मिनेशन में कौन से वाले फैक्टर से अटैच हुआ है, वो अटैच हुआ है रो फैक्टर से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट थी क्योंकि स्टार्टिंग में सिग्मा से अटैच हुआ है, एंडिंग में रो से। अब ना बच्चे फिर भूल जाते हैं कि मैम सिग्मा रो कंफ्यूज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग इनिशिएशन एस फॉर स्टार्टिंग, एस फॉर सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन कोई चीज खत्म होती है तो बच्चे रो पड़ते हैं ना कि ये क्यों खत्म हो गया। तो बस कोई अच्छी सी मूवी खत्म होगी, अब बच्चे रो पड़े, तो रो फैक्टर से याद करना टर्मिनेशन का टाइम आ गया है, कोई चीज खत्म होने वाली है ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पिक किया जाता है कि ये जो DNA को खोलने के लिए जो ये एंजाइम यूज किया था RNA सिंथेसिस करने के लिए, वो कौन सा वाला था, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ठीक है। तो ये RNA पॉलीमरेज पर किस पे डिपेंड करता है, DNA पे। और जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो भी हमें DNA को खोलना है, उस टाइम हम यूज करेंगे हेलिकेज जो DNA को ओपन करने में हेल्प करता है ठीक है। और DNA पॉलीमरेज उसमें नई DNA बनाने में हेल्प करता है। अब सेकंड है द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन मैसेंजर RNA। इसके लिए फिर हम ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं। अब इसके लिए भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। तो एक लॉजिक है यहाँ पे कि हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, हमारे जो भी काम होने होते हैं ना मैक्सिमम वो किस डायरेक्शन में होंगे, 5' to 3'। ये क्या है, शुभ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में काम होंगे। तो अब ये RNA हमने DNA के ऊपर ही बनाना है, तो जो 5' एंड है जहाँ पे ये काम होना है ठीक है, तो उसको तो ऑपोजिट स्ट्रैंड चाहिए होगी ना, तुम्हें पता होता है पोलैरिटी। तो ये यहाँ पे काम करे, यहाँ से 5' ने 3' DNA बनेगा ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड है जो ये कॉपी कर रहे हैं ठीक है, जो DNA में है, जैसे ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है A T
जी सी। तो आरएनए ने ये बनना है, ये आरएनए बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, थाइमीन की जगह एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारा नया आरएनए बन रहा है। तो ये जो आरएनए जहां बना, जो आरएनए बना वो कहां से बना, वो बना टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ठीक है, तो जो कोडिंग होती है वो होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड में। अब ये जो बेचारा दूसरा स्ट्रैंड था ना, अब डीएनए, हमें आरएनए ना सिंगल बनाना होता है, तो हम उसका सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड यूज करते हैं। डीएनए तो हमें डबल बनाना होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है तो सिंगल स्ट्रैंड यूज करेगा। तो जो बेचारा रह गया स्ट्रैंड, इसको ना बुरा लगता है कि यार मैं तो किसी काम का नहीं, तो इसका नाम क्या दे दिया है, वैसे इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड देगी है, बट इससे कोडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम का कोडिंग स्ट्रैंड है, बाकी काम कौन सा करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अब इससे जो क्वेश्चन आता है, एक तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ब्रेन में रखो, आरएनए की डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होती है, 5' to 3'। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो पेरेंट स्ट्रैंड जिससे आरएनए बना। तो अगर आरएनए 5'3 में होगा तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' ही होगा। ठीक है, और बाकी टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने जो स्ट्रैंड था, जो बेचारा नलायक का कुछ काम नहीं करता, उसको हमने अच्छा सा नाम दे दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड। अब ये जो कोडिंग स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, उसकी और आरएनए की जो कोडिंग होगी ना वो सेम होगी, क्योंकि ये तो डीएनए का है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यूरेसिल। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो ये दोनों डीएनए के पार्ट है, तो एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया, थाइमिन की जगह एडेनाइन आ गया। बट आरएनए बनाना, तो आरएनए का कोड क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं आरएनए बना दूं, मैसेंजर आरएनए, तो एडेनिन से पेयर करेगा यूरेसिल, ठीक है, थाइमिन से पेयर करेगा ए, जी के साथ सी, तो यहाँ का कोड क्या होगा, यू ए सी। ठीक है, तो क्योंकि मैसेंजर आरएनए के टाइम हमने कोडिंग स्ट्रैंड थोड़ी ना रीड करना है, हमने तो टेम्पलेट स्ट्रैंड रीड करना है, तो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कोडिंग में अपने कोड्स लिखती जा रही हूँ। ठीक है, जी सी के ऑपोजिट आ जाएगा जी, अब ए की जगह ई की बजाय क्या आएगा, यूरेसिल। तो एक चीज नोटिस करो, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, यू का आ रहा है, बाकी ये कोड सेम हो। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तुम्हें मैसेंजर आरएनए की कोडिंग बतानी है, तो कोडिंग स्ट्रैंड वाली ही कोडिंग होगी, डिफरेंस सिर्फ यूरेसिल का होगा। दिस विल सेव योर टाइम। ठीक है, और कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड तुम्हें दी हुई है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बताना। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए तुम्हें दिया होगा और कोडिंग स्ट्रैंड बतानी होगी। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब डिफरेंस क्या आता है कोडिंग स्ट्रैंड और उसके, ये दोनों कॉपी होते हैं, डिफरेंस सिर्फ यूरेसिल का होता है। So let's see our statement.